Bismillahirrahmanirrahim. Self-check exercise 10.7. Glycerol is a syrupy, sweet-tasting liquid used in cosmetics and candy. It is a non-volatile and non-electrolyte compound. What is the freezing point of an aqueous solution that is 0.25 मोलल ग्लाइसरोल? हमारे पास जो गिवन डेटा इसके अंदर है, ग्लाइसरोल का सोल्यूशन, इसका मतलब सोल्यूट हमारे पास ग्लाइसरोल है। इसका फार्मूला CH2OH होल ट्वाइस होता है। इस तरह इसका फार्मूला जो ग्लाइसरोल का बनता है वो C3H8O3 C3H8O3। बेसिकली ये क्या होता है, ये CH2OH CHOH और CH2OH, ये बेसिकली ग्लाइसरोल होता है, या हम इसको ग्लाइसरीन भी कहते हैं। 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है, या प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। आप देखिए इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें 2 2 4 और 5 और 3 8 हैं, और ऑक्सीजन इसमें 3 है। ग्लाइसरोल ये हमारे पास सोल्यूट है, ठीक है जी। चूंकि इसका एक्वस सोल्यूशन बना हुआ है, लिहाजा हम कहेंगे जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो वाटर है। ठीक है जी। और हमें इसने दी हुई है मोलैलिटी, इस सोल्यूशन की मोलैलिटी MOLALITY मोलैलिटी। इसने बताया कि ये 0.25 मोलल है, यानी मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट। 0.25 मोल्स ऑफ ग्लाइसरोल इन 1 kg ऑफ वाटर, ये मोलैलिटी होता है। मंसूर अहमद, ओके। अब यकीनन जो चूंकि इसमें सॉल्वेंट वाटर है और हमने मालूम करना है इस सोल्यूशन का व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हमने मालूम करना है, और फ्रीजिंग पॉइंट को आपको पता है कि हम ये T2 से जाहिर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें आइडिया है क्योंकि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, और वाटर का मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जो KF है वो गिवन होना चाहिए। अगर नहीं गिवन तो ये आपको याद रखना चाहिए। वाटर का KF भी आपको याद रखना चाहिए और इसका KB भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है जी। KF जो वाटर का होता है दैट इज इक्वल टू 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। इसका मतलब वाटर के अंदर आप कोई सोल्यूट अगर 1 मोल मिक्स करेंगे जो नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और हमें पता है कि वाटर का जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर वाटर का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए यकीनन ये जो फ्रीजिंग पॉइंट मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, अगर 1 मोल कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप इसमें ऐड करेंगे तो इसका जो आपको फ्रीजिंग पॉइंट वो -186 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 0 से इतने डिग्री कम हो जाएगा तो -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है जी। T2 हमने मालूम करना है, जबकि T1 हमें आइडिया है कि वो वाटर का कितना है जी, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, हमें यकीनन इस न्यूमेरिकल के लिए मोलर मैस ऑफ ग्लाइसरोल भी चाहिए, सोल्यूट का मोलर मैस हमें चाहिए, क्योंकि मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एप्लीकेशन में जो हम फार्मूला लिख लेते हैं उसमें हम मोलर मैस मालूम करते हैं सोल्यूट का। तो लिहाजा मोलर मैस ऑफ ग्लाइसरोल जो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, मोलर मैस ऑफ ग्लाइसरोल। जी, ग्लाइसरोल का फार्मूला हमने कहा कि हमारे पास C3H8O है, C3H8O, और इसके मोलर में इसको हम M2 से जाहिर कर लेंगे। दैट विल बी इक्वल टू
कार्बन का 3 ज़रब 12 36 हो गए, 36 प्लस ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाई बाई 8 8 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16। इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो ये बनता है 92 ग्राम्स पर मोल। 36 प्लस 8 प्लस सॉरी ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, O3 है, तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर 48 बनेंगे, 48। ठीक है जी। कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई 8 8 हो गया, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48। जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा 92 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी। अब हमारे पास फार्मूला है, इसमें थोड़ा सा ज़रा आपने एक और चीज़ याद जहन में रखनी, क्योंकि हमें वेट चाहिए सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, दोनों का हमें वेट चाहिए। तो जब हम 0.25 मोल ग्लूकोज सोल्यूशन मालूम करते हैं कहते हैं, तो इसका मतलब है फुरकान अली 476748। ये बच्चे अब साथ साथ आ रहे हैं, अगर टाइम पे आ जाएं सारे तो हमारी ज़रा टाइम की बचत भी हो जाएगी। तो हमें इसमें W1 और W2 भी चाहिए होगा। ठीक है जी। W1 यानी वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है, फॉर 0.25 मोलल solution of ग्लाइसिरोल, W1 यानी वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है, जैसी बात है 1 kg हम कंसिडर करते हैं। 1 kg यानी 0.25 मोल्स का मतलब 0.25 मोल्स पर kg। 1 kg का मतलब हुआ 1000 ग्राम्स। और इसी तरह W2 मैस ऑफ सोल्यूट, ये किसके बराबर होगा? ये मोलरिटी इंटू मोलल मैस, जितने इसके मोल्स हैं, मोल्स इंटू मोलर मैस। मोल्स इसके 0.25 है और मोलर मैस भी हमने इसका कैलकुलेट किया 92। इस तरह से इसका जो वेट है W2 वो किसके बराबर आ गया जी? वो आ गया 23 ग्राम। 0.25 इंटू 92 ये बनता है 23 ग्राम्स। ठीक है, मैंने आज ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखे हुए नोटबुक पर, ताकि कैलकुलेशंस वाला टाइम हमारा बच जाए। ठीक है जी। अब आप देख लें इसमें ये सारी चीज़ें आ गई हैं जो हमने इसमें नोट किया है। एक दफ़ा ज़रा फिर मैं इसको रिपीट कर लूँ। गिवन डेटा हमारे पास सल्यूट हमारे पास ग्लाइसरोल है, जबकि सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, एक्वस सोल्यूशन है। मोलैलिटी दी हुई 0.25 मोलर यानी मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट हमने इसका मालूम करना है। KF वाटर का आपको पता होना चाहिए 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और T1 यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हमें आइडिया है। मोलर मैस ऑफ ग्लाइसरोल हमने कैलकुलेट किया 92 ग्राम्स पर मोल, और 0.25 मोलर सोल्यूशन अगर ग्लाइसरोल का होगा, इसका मतलब इसमें जो अगर हम 1 kg कंसिडर कर लें, 1000 ग्राम सल्यूट सॉरी सॉल्वेंट 1000 ग्राम, तो W2 यानी 0.25 मोल्स ऑफ ग्लाइसरोल जो होंगे वो 23 ग्राम्स के बराबर बनेंगे। अब क्योंकि हमारे पास फार्मूला है, जब हमारे पास मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जो मेथड है हमारे पास, उसमें हमारे पास फार्मूला ये है कि M2 इज इक्वल टू KF डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू W2 ओवर W1 इंटू 1000। ये अगर आपको फार्मूला याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि मोलर मैस, इसकी एप्लीकेशन हम इसका मोलर मैस सल्यूट का मालूम कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला KF यानी जो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डिवाइड बाई डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, की फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाता है, इंटू W2 यानी मैस ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई W1 यानी मैस ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 1000। तो यहाँ से अगर हम चूंकि हमने M2 दिया हुआ, डेल्टा TF हमें नहीं मालूम, ये हम मालूम करेंगे, ये बनेगा KF डिवाइड बाई M2। डेल्टा TF को हम लेफ्ट साइड पे ले आए हैं, जबकि M2 को हम राइट साइड पर ले गए हैं, मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब आप इसमें सारे वैल्यूज पुट कर लें। KF हमने ऑलरेडी कहा कि 1.86 इसकी वैल्यू बनती है, आपने याद रखना वाटर के लिए 1.86। ठीक है, जबकि इसका KB 0.52 होता है, ये चीज़ें ज़रा याद रख लीजिएगा। 1.86 डिवाइड बाई M2 हमने इसका मालूम किया 92।
ठीक है जी। W2 वेट ऑफ सल्यूट हमने कैलकुलेट किया 23 ग्राम्स बनता है। W1 हमने 1000 ग्राम यानी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई विद 1000 किया, ये 1000 और 1000 कट जाएगा। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू बनती है 0.465 0.465 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेल्टा TF। आज मैं इसको रब करना भूल गया, इसलिए साथ साथ ही कर लेते हैं। ओके, अब हमें पता है वी नो दैट डेल्टा TF जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है T1 माइनस T2। T1 यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस T2 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो हमने मालूम करना है T2। यहाँ पर T2 को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा T2, और डेल्टा TF को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा T1 माइनस डेल्टा TF। T1 क्योंकि हमें पता है प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और डेल्टा TF हमने 0.465 निकाला। इस तरह से इसकी डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से इसका जो आंसर आ गया वो माइनस 0.465 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो हैंड रेज कर लें। कोशिश में करता हूँ इसको मैं एक स्क्रीन पे ले आऊँ ताकि आप इसकी अगर तस्वीर बनाना चाहते हैं तो इसकी आप तस्वीर बना लें, क्योंकि ये ज़रा इसकी लेंथ ज़्यादा है, मुझे नहीं एग्जैक्टली आइडिया, छोटा तो हो जाएगा लेकिन फिर पढ़ा जाएगा या नहीं ये मुझे नहीं आइडिया। जी ये सारा आ गया इस पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आपकी वीडियो में भी आ जाएगा और उस वक्त भी आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको जूम करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारा क्लियर है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है जी, इसके बाद हम अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, 18 grams of glucose is dissolved in 180 grams of water. The relative lowering of vapor pressure is, हमने relative lowering of vapor pressure बताना है इसमें। इसमें हमारे पास सल्यूट क्या दिया हुआ जी, वो ग्लूकोज दिया हुआ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1। सल्यूट हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, और यकीनन सॉल्वेंट हमारे पास वाटर हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन ये है कि हमें दिया हुआ इसका जो 180 ग्राम्स 18 ग्राम्स दिए हुए ग्लूकोज के, इसका मतलब हमारे पास जो मैस ऑफ जो सल्यूट है हमारे पास उसको हम W2 लिख लेंगे, ये हमारे पास 18 ग्राम्स है, और मैस ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास उसको हम W1 लिख लेंगे, ये हमारे पास दिया हुआ इसने 180 ग्राम्स। ठीक है जी, हमने डेल्टा P ओवर P नॉट मालूम करना है इसमें, डेल्टा P ओवर P नॉट, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और डेल्टा P ओवर P नॉट हमें पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द, बल्कि इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, डेल्टा P ओवर P नॉट। ठीक है, डेल्टा P ओवर P नॉट, वी नो दैट डेल्टा P ओवर P नॉट इट इज इक्वल टू x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है इसको जरा आप याद रखें, इसका अगर हम लेट करते हैं कि जी इसको हम इक्वेशन, इसका ना हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेसिकली कैलकुलेट करना है। इस सारे में x2 हमने मालूम करना है, और वी नो दैट x2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन में हमें आइडिया है कि हम ये जो इसमें, या ठीक है टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम कर सकते हैं। हम इस तरह हमने N1 और N2 मालूम करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ जो है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने मालूम करना है। तो हमारे पास जो N1 है वो किसके बराबर आएगा, मैस ऑफ, इसको मैं W लिखूं या बल्कि बेहतर है कि W लिखें आपकी, क्योंकि बुक में इसके लिए इसमें चैप्टर में W यूज हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मैस डिवाइड बाय मोलर मैस यानी W1 डिवाइड बाय M1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, ये वाटर है, और इसका मैस हमारे पास कितना है 180 ग्राम्स। तो 180 को अगर हम वाटर के मोलर मैस यानी 18 से डिवाइड कर लेंगे तो ये N1 हमारे पास आ गया, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ। ठीक है, 180 डिवाइड बाई 18 ये 10 मोल्स के बराबर आ गया।
10 मोल्स। ठीक है, इस तरह N2 हम मालूम कर लेंगे, ये किसके बराबर होगा जी, W2 ओवर M2 यानी मेस डिवाइड बाई मोलर मेस। और W2 हमारे पास 18 ग्राम्स है, और ग्लूकोज का हमें पता है मोलर मास 180 होता है। ठीक है, 18 को डिवाइड बाई जब 180 हम करेंगे तो ये 0.1 मोल्स बन गया। ठीक है, लिहाजा हम अगेन आ जाएंगे फार्मूले पर। फार्मूला हमारा क्या बताता है कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किसके बराबर, ये बराबर है x2, और x2 किसके बराबर है, n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ठीक है जी, अब n2 हमने यहाँ पर निकाला, हमारे पास 0.1 है, n1 हमने देखा जी हमारे पास 10 मोल्स है, और n2 अगेन हमारे पास 0.1 है। इसका मतलब 0.1 डिवाइड बाई 10.1। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.1 डिवाइड बाई 10.1 ये बनता है 0.001, 0.0099 ये बनता है। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.001, ये इसका आंसर आ गया। अब आप देख लें ये कौन से वाले से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है जी, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, मैं बुक पर इसकी से खोल लेता हूँ। जी 0.001 इसका मतलब पार्ट डी। ठीक है, डी ऑप्शन, ऑप्शन इसका लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन आ गया दैट इज ऑप्शन डी। Therefore ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है जी, अगर आपको इसकी समझ आ गई तो मैं आगे चलूँ। ये मैं एक दफ़ा फिर ज़रा रिपीट करता हूँ। एक दफ़ा हमने क्या किया इसमें कि हमने कहा जी हमारे पास सल्यूट है ग्लूकोज, और इसका मोलर मैस हमें पता है ग्लूकोज का 180 बनता है, और सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है जिसका मोलर मैस 18 होता है। W2 ग्लूकोज का मैस हमें दिया हुआ, सल्यूट का मैस 18 ग्राम्स, W1 180 ग्राम्स वाटर का दिया। हमने डेल्टा पी ओवर पी नॉट यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसमें मालूम करना है, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट ये x2 के बराबर होता है, और x2 बराबर किसके बराबर होता है, n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 यानी मोल फ्रैक्शन इज डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट फ्रैक्शन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और n1 यानी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो किसके होगा, बराबर होगा मैस डिवाइड बाई मोलर मैस। तो हमने वाटर के मैस को, जो गिवन मैस है 180, उसको हमने 18 से डिवाइड किया तो ये 10 मोल्स के बराबर आ गया। इस तरह n2 जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हमें 18 ग्राम्स दिया हुआ सोल्यूट, उसको हमने डिवाइड किया 180 ग्राम से, तो इस तरह से 0.1 मोल्स आ गया। अब दोबारा हम फार्मूले पे आ गए कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट इट इज इक्वल टू x2, और x2 किसके बराबर है, n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। इसमें जब हमने वो वैल्यूज पुट किए तो इसका आंसर 0.001 आ गया, जो डी पार्ट से कॉरस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अगर ये सारी बातें क्लियर है तो बता दें। 100 grams of a 10% W by W NaOH contains 10 gram of NaOH in। ठीक है, अगर ये शुरू में 100 ग्राम्स ऑफ 10% W by W NaOH सोल्यूशन ना भी कहे, ठीक है, ये सिंपली ये बताता 10% W by W NaOH सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन। हमने सिंपली बताना है, ये परसेंटेज दी हुई है, हमने बताना है इस परसेंटेज के मुताबिक 10 ग्राम्स अगर NaOH होगा तो इसमें वाटर कितना होगा। ठीक है जी, परसेंटेज अगर 10 ग्राम्स होगी तो इसमें वाटर कितना होगा जी। अब जाहिर सी बात है 10 ग्राम्स W बाई W का मतलब है, मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ डेटा। ठीक है, हमें जो गिवन सोल्यूशन है ये नंबर 2 है। गिवन सोल्यूशन हमारे पास कौन सा है जी, 10% W बाई W। उसामा इफ्तिखार, कोई दो बच्चे इंटर होना चाहते हैं, मैं इनके ज़रा देखूं पहले एडमिशन नंबर क्या है, बाद में वरना इनकी अटेंडेंस रह जाएगी। उसामा इफ्तिखार और आसिम 6645 और 6543। जी
10% W/W वेट बाय वेट सोल्यूशन हमारे पास दिया हुआ NaOH। 10% NaOH वेट बाय वेट सोल्यूशन, इसका मतलब अगर इसमें सोल्यूट 10 ग्राम्स है तो सॉल्वेंट इसमें कितना होगा जी? सॉल्वेंट नहीं, सॉरी, सोल्यूशन 10 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन हमारे पास है 100 ग्राम्स। ठीक है जी। अब हमने बताना है कि इसमें फिर वाटर कितना बनता है। ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ 10% WNH कंटेन्स 10 ग्राम्स ऑफ NaOH इन। चलिए, अब इसमें इसने क्या 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 ऑप्शन दिए हुए देखें। ये 10% W/W का मतलब ही है कि सोल्यूट अगर 10 ग्राम्स होगा तो टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम्स होगा। तो इसका मतलब इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। Therefore, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी, मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करता हूँ क्योंकि हमारे पास गिवन सोल्यूशन, ठीक है, ये अगर शुरू में 100 ग्राम्स नहीं भी लिख लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी टोटल सोल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम्स है। ठीक है, तो इसमें ये बताता है 10% जब ये थे सोल्यूशन, इसका मतलब इसमें अगर सोल्यूट 10 ग्राम्स होगा तो टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम्स होगा। ठीक है, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया जिसमें लिखा हुआ 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर है तो हैंड्स रेज कर लें। पार्ट 3 बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग W/W सॉल्यूशंस हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। वही हमने कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि जितना आप सल्यूट ज़्यादा डालेंगे, जिस सल्यूट के जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे, ठीक है, अगर सल्यूट पार्टिकल जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ठीक है, और सल्यूट पार्टिकल्स का मतलब है मोलेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जिस सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, उसका जो है जो फ्रीजिंग पॉइंट वो सबसे कम होगा। तो इसका मतलब सिंपली हमने ये जो दिए हुए वैल्यूज, हमें 18% ग्लूकोज है, 6% यूरिया है, 34.2% सक्रोज है और 9% ग्लूकोज है, परसेंटेज दी हुई है। हमने इनकी मोलेलिटी फाइंड करनी है। जिसकी मोलेलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसका यकीनन जो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का सबसे कम होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे डाउन हो जाएगा। जिसकी मोलेलिटी ज़्यादा होंगी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, नतीजा ये निकलेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। इसमें नंबर 1 हम ले लेते हैं, ए पार्ट, 18% ग्लूकोज। ठीक है जी, 18% ग्लूकोज का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ग्लूकोज यानी सल्यूट 18 ग्राम्स है तो टोटल सोल्यूशन हमारे पास कितना होगा जी? 100 ग्राम्स होगा। लिहाजा इसमें सॉल्वेंट कितना हो गया? देयरफॉर सॉल्वेंट 100 माइनस 18 डिवाइड बाई, सॉरी 100 माइनस 18 ये बन जाएगा। 100 में से हम 18 निकालेंगे, मैंने ये सॉल्व करके रखे हुए हैं, मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। 100 में से 18 निकालेंगे तो ये 82 ग्राम्स हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें सल्यूट आ गया 18 ग्राम्स और सॉल्वेंट इसमें 82 ग्राम्स। और मोलेलिटी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? और यकीनन जब हम मोलेलिटी निकालेंगे तो हमें होता है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है मैस डिवाइड बाई मोलर मैस। इसका मतलब हमें इसका मोलर मैस भी पता होना चाहिए सल्यूट का। मोलर मैस ऑफ सल्यूट, और सल्यूट हमारे पास क्या है जी? ग्लूकोज है, C6H12O6, ये बनता है 180 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं मोलैलिटी के फार्मूले पे। वी नो दैट मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि हम इसको डिफाइन करते हैं मोलैलिटी को, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह हम लिख लेंगे मैस ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई मोलर मैस ऑफ सल्यूट। और केजी ऑफ सॉल्वेंट की जगह जब हम इसको केजी को ग्राम्स में ले लेंगे, क्योंकि हमें ग्राम्स दिया हुआ, तो हम इसको लिखेंगे 1000 डिवाइड बाई ग्राम्स ऑफ
अगर हम सॉल्वेंट ग्राम्स में ले लें, ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, तो फिर हम ऊपर 1000 लिख लेते होते हैं। ठीक है जी। अब जो हमारे पास मैस एब्सोल्यूट दिया हुआ, मैस एब्सोल्यूट हमारे पास इसमें दिया हुआ, अभी हमने देखा था 18 ग्राम्स दिया हुआ ग्लूकोज का। 18 डिवाइड बाई इसका जो मोलर मैस है वो 180 है, मल्टीप्लाई बाई जो सॉल्वेंट का मैस हमने निकाला वो 82 था, क्योंकि 18 में से हमने 100 में से 18 निकाला तो 82 बन गया। 82 डिवाइड बाई ग्राम्स, सॉरी 1000 डिवाइड बाई 82, 1000 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 180। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 1.22 मोलल। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया किसका ऑप्शन, ये ग्लूकोज का आ गया। बिल्कुल इसी फार्मूले पे हमने बाकी तीन का भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका है। एक तो ये आपने याद रखना 1.22 मोलल। इसको मैं रेड से करता हूँ ताकि हमें ये बाद में ढूंढने में आसानी हो। 1.22 मोलल। इसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड पर। ये इसका पहला हमने किया ए 18% ग्लूकोज। अब बी देखते हैं बी का क्या बनता है। जी, बी हमारे पास दिया हुआ है 6% यूरिया, 6% यूरिया सोल्यूशन। और यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, यानी दूसरे अल्फाज में N2 बच गए। ठीक है, H4 हो गया और CO, N2H4CO। ठीक है, ये यूरिया का फार्मूला है। इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होता है और कार्बन के साथ दोनों तरफ दो NH2 ग्रुप लगे हुए होते हैं। ओके, 6% यूरिया सोल्यूशन, इसका मतलब है इसमें हम जो सोल्यूट है हमारे पास वो 6 ग्राम्स है। लिहाजा सॉल्वेंट कितना हो गया इसमें, क्योंकि टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम्स है। 100 ग्राम में 6 ग्राम्स का मतलब 6%, 100 माइनस 6 जब हम करेंगे तो ये 94 ग्राम्स इसमें वाटर बन गया। ठीक है, इसके अलावा हमें इसमें मोलर मैस ऑफ यूरिया भी चाहिए। मोलर मैस ऑफ सोल्यूट जब आप इसमें ये पुट करेंगे, नाइट्रोजन 14 ज़रब 2 28 हो गया, ऑक्सीजन 1 ज़रब 4 4 हो गया, कार्बन 12 हो गया और ऑक्सीजन 16 हो गया। तो इसका मोलर मैस बनता है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये बनता है 60 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी। अब अगेन वो मोलैलिटी का फार्मूला अब हम अप्लाई कर लेंगे। अब मैं फार्मूला ही लिख लेता हूँ साथ साथ। मोलैलिटी मैस एब्सोल्यूट, मैस एब्सोल्यूट हमारे पास 6 है, डिवाइडेड बाई मोलर मैस एब्सोल्यूट 60 मल्टीप्लाई 1000 ओवर ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 94 ग्राम्स है। इसको जब हम कर लेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 1.06 मोलल आता है, 1.06 मोलल। इसको भी मैं रेड से हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, पहले में हमारे पास आया था 1.22 मोलल, इसमें 1.06 मोलल। इसका मतलब ग्लूकोज यूरिया के मुकाबले में ज़्यादा इसके पार्टिकल होंगे। इसके बाद हम पार्ट सी पे आते हैं। सी पार्ट में इसने दिया हुआ 34.2% सक्रोज, 34.2% सक्रोज। सक्रोज का फार्मूला C12H22O11, C12H22O11। सक्रोज, सक्रोज चीनी को कहते हैं। ठीक है जी, 34.2% सक्रोज दिया हुआ। इसका मतलब अगेन इसमें सोल्यूट हमारे पास परसेंटेज का मतलब अगर 34.2 ग्राम्स है तो लिहाजा सॉल्वेंट कितना होगा इसमें 100 माइनस 34.2। 100 में से 34.2 निकालेंगे तो ये बन जाता है 65.8 ग्राम्स, 65.8 ग्राम्स। अगेन मोलैलिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मोलैलिटी मैस ऑफ सोल्यूट यानी 34.2। ठीक है, मोलर मैस अगर आप इसका निकालेंगे सक्रोज का, बल्कि पहले मोलर मैस निकालें उसके बाद फिर मोलर मैस ऑफ सक्रोज। ठीक है, कार्बन 12 ज़रब 12 144 हो गया, जब हाइड्रोजन 1 ज़रब 22 22 हो गया, और ऑक्सीजन 11 ज़रब 16 ये बनता है 176। और जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये 342 बनता है, 342 ग्राम्स पर मोल।
ठीक है, आप इसको मोलैलिटी के फार्मूले में सारी चीज़ें पुट कर लें। मोलैलिटी मैस एब्सोल्यूट जो हमारे पास दिया हुआ 34.2 डिवाइड बाई मोलर मैस एब्सोल्यूट यानी 342 मल्टीप्लाई बाई 1000 ओवर ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 65.8 आ गया था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आता है कि 1.52 मोलर, 1.52 मोलर यानी 1.52 मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। फिलहाल ये सबसे ज़्यादा आ गए, इसके मोल सबसे ज़्यादा, इसका इसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा होंगे। इसके बाद हम आते हैं पार्ट डी पर। जी, डी पार्ट में इसने दिया हुआ 9 ग्राम परसेंट ऑफ ग्लूकोज। ये तो हो गई कम, क्योंकि पहले ग्लूकोज था 18%, अब 9% है। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं इसको तो 9% ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ठीक है, इसका मतलब इसमें सल्यूट वो 9 ग्राम्स हो गया। लिहाजा इसमें सॉल्वेंट कितना हो गया जी? 100 में से 9 निकालेंगे, 100 माइनस 9, तो ये बनता है 91 ग्राम्स। ठीक है, तो मोलर में सब ग्लूकोज हमें ऑलरेडी पता है। ये 180 ग्राम्स पर मोल बनता है। इसलिए जब हम इस पर अप्लाई करेंगे मोलैरिटी का फार्मूला m मैस एब्सोल्यूट जो हमारे पास 9 ग्राम्स है डिवाइड बाई मोलर मैस एब्सोल्यूट 180 है, मल्टीप्लाई बाई 1000 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स वो 91 है हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आती है डी पार्ट की 0.56 मोल, 0.56 मोलर। ज़ाहिर जिसकी मोलैलिटी सबसे ज़्यादा उसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा होंगे, और जिसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा होंगे उस सोल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो हमने इसमें देखा कि ये पार्ट सी बनता है कि सक्रोज वो 1.52 मोलर बनता है, ये सबसे ज़्यादा है। इसलिए हम इसको लिखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन इज देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट।